हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पीजीटी की परीक्षा है आपकी 18 तारीख को, आपके प्रवेश पत्र डाउनलोड हो गए हैं। तो मैंने आपसे कहा था, जब मैंने आपको पीजीटी टेस्ट पेपर फर्स्ट दिया था, कि मैं आपको आपकी परीक्षा से पहले 5 टेस्ट पेपर दूंगा और मैं पूर्ण रूप से ये प्रयत्न करूंगा कि मैं जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं इन टेस्ट पेपर्स के माध्यम से, वे क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा में आएँ। क्योंकि मैंने टीजीटी का जो आपको टेस्ट पेपर दिया है उसमें भी मेरे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। और वही बात मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मैं ये जो पीजीटी के टेस्ट पेपर दे रहा हूँ इनमें से भी आपको कई प्रश्न आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे। ठीक, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मैं आपको ना पेड क्लास चलाता हूँ, ना आपसे कोई फ़ीस लेता हूँ। कम से कम मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो आपसे मैं इतनी उम्मीद रख सकता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों तक मेरे चैनल को पहुँचाएँ, जिससे कि अधिक से अधिक लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक इस जो मैं ज्ञान देने का प्रयत्न करता हूँ उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक मिल सके। बस यदि आप मेरे लिए इतना करेंगे तो मेरे लिए ये पर्याप्त होगा। ठीक, और जो आपके पेड क्लासेस के लोग पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, आप टीजीटी का एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? तो फिर बस मुझे सिर्फ़ और सिर्फ फीस के रूप में इतना चाहिए कि आप मेरे वीडियोज़ को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और आपने अगर खुद सब्सक्राइब ना किया हो मेरा चैनल, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सीधा अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। 125 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, टेस्ट पेपर सेकंड पीजीटी इंग्लिश। और मैंने कहा है कि अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक क्वेश्चन को टाइम बहुत लगेगा, और चूंकि आपके पास समय की कमी है तो इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर आपको देने का प्रयत्न करूँगा। पहला क्वेश्चन शुरू होता है, टेस्ट पेपर सेकंड आपका लिखा हुआ है फॉर पीजीटी इंग्लिश। नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। नीचे दी गई लाइन में आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। लिखा है बॉयज़ विल बी बॉयज़। आपने टीवी पर एक ऐड देखा होगा जिसमें आता है मैन विल बी मैन। तो इसी प्रकार से बॉयज़ विल बी बॉयज़, इसमें फिगर ऑफ स्पीच आपको बतानी है कौन सी है, एपिग्राम, पर्सोनिफिकेशन, लोटोटिस या मेटोनिमी। तो भैया इसमें फिगर ऑफ स्पीच है मेटोनिमी। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? मेटोनिमी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शुरू होता है, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए सेंटेंस में आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रैन फ्रॉम हेवन। मेटाफर, हाइपरबोल, सैनिकडोचे या सिमिली। द क्वालिटी मर्सी इज नॉट स्टैंड इट ड्रॉप्ड एज, क्या आया इसमें? एज। और एज लाइक सो काय में आता है? सिमिली में। तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। द फिगर ऑफ स्पीच इन ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वेटन दिस हैंड। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस हैंड। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल। तो अरेबिया का पूरा परफ्यूम भी यदि ला दिया जाए तो वो खुशबू नहीं आएगी जो उसके हाथों में है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो गई भैया? हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द फिगर ऑफ स्पीच इन लाइफ इज ए ड्रीम। फिगर ऑफ स्पीच बतानी है कौन सी है लाइन में? लाइफ इज ए ड्रीम, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर, मेटोनिमी। यहाँ जीवन की तुलना स्वप्न से की गई है और एज, लाइक और सो का यूज नहीं हुआ है। तो नेचुरल सी बात, फिगर ऑफ स्पीच कौन सी हुई? मेटाफर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 5। मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच। एक लाइन है, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हुई है? ऑक्सीमोरन, अपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल, सिमिली। तो भैया अपोस्ट्रोफी का चिन्ह लग गया। ठीक, मिल्टन को संबोधित किया जा रहा है उनकी मृत्यु के बाद। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, अपोस्ट्रोफी का यूज इसमें हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ए बैलेड स्टेंजा इज ऑफ। जो बैलेट फॉर्म होता है पोइट्री का, उसमें स्टेंजा जो होता है उसमें कितनी लाइंस होती हैं? 2 लाइंस, 3 लाइंस, 4 लाइंस, 5 लाइंस। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, 4 लाइंस। क्वाट्रेन की फॉर्म में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। सेसुरा इज ए, अगर हम एक टर्म है सेसुरा,
CAESURA, तो इसको क्या कहेंगे? 6 फीट लाइन, राइम्ड वर्ड, स्ट्रेट्स लेवल या ब्रेक इन ए लाइन। तो भैया अगर हम सीशुरा की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ब्रेक इन लाइन, यानी कि जब किसी लाइन में कोई ब्रेक आता है तब उस टर्म को सेशुरा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्री वर्स इज पोइट्री, फ्री वर्स इज पोइट्री written in praise of freedom, conforming to no regular meter, having neither depth nor commitment, या written in blank verse। तो भैया फ्री वर्स का मतलब होता है कॉन्फॉर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर। जिस पोएम में कोई रेगुलर मीटर नहीं होता उसी को हम क्या कहते हैं? फ्री वर्स। तो नाम ही उसका फ्री वर्स। जब फ्री वर्स है तो कोई रेगुलर मीटर नहीं है, ठीक, तभी तो फ्री वर्स हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन। द फिगर ऑफ स्पीच इन, आपको लाइन में फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। द होली टाइम इज क्वाइट एज ए नाउन एज ए नन इज, द होली टाइम इज क्वाइट एज ए नन इज। तो भैया देखो सीधा सीधा इसमें फिर से एक शब्द आ गया एज, तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी हो गई? सिमली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, द फिगर ऑफ स्पीच हियर इज। इस लाइन में बतानी है दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हुई यूज हुई है? सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन या ऑक्सीमोरन। यहाँ संबोधन किया जा रहा है किसको? समुद्र को, ठीक, तो संबोधन किया जा रहा है तो मानवीकरण रूप दिया जा रहा है, तो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच आपकी हो गई। 11 नंबर। बेस सेंटेंस इज करेक्ट, इसमें आपको सही वाक्य बताना है। बी ट्रेवल्ड बाई ऑटो, बी ट्रेवल्ड बाई द ऑटो, बी ट्रेवल्ड बाई ए ऑटो या बी ट्रेवल्ड बाई एन ऑटो। तो सीधा सीधा आंसर है बी ट्रेवल्ड बाई ऑटो, क्योंकि भैया आप ऑटो से सफ़र करते हैं, किसी बंदे का एक निश्चित ऑटो थोड़ी ना होता है जब आप रोड पे जाते हैं कि इसी ऑटो से आपको सफ़र करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। बेस सेंटेंस इज करेक्ट ग्रामेटिकली, आपको पहचानना है इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है ग्रामेटिकल रूप से। आई एंड यू हैव डन इट, ही एंड यू वेंट देयर, आई एंड ही लाइक्ड इट, यू टॉम एंड आई एट स्वीट्स, यू टॉम एंड आई एट स्वीट्स। तो इसमें ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। यू सेकंड पर्सन, टॉम हमारा नाउन हो गया, अगर नाउन का प्रोनाउन करने की कोशिश करें तो थर्ड पर्सन, और आई आपका फर्स्ट पर्सन। क्रम होता है जब तीनों प्रोनाउन या एक नाउन और दो प्रोनाउन साथ में आए तो उनका क्रम होना चाहिए सेकंड पर्सन पहले पे और फर्स्ट पर्सन लास्ट में, और बीच में आपका टॉम आ गया। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। बेस सेंटेंस इज करेक्ट, सही सेंटेंस आपको बताना है। टॉम इज एल्डर देन हिज फ्रेंड, माई ओल्डर ब्रदर इज रेस्पेक्टेड बाई ऑल, माई ब्रदर इज एल्डर देन मी, या रवि इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड। तो भैया देखो ओल्डर की बात ये होती है कि बड़ा, देन का प्रयोग होता है ओल्डर के बाद, और इसका प्रयोग वहाँ होता है जहाँ ब्लड रिलेशन ना हो। तो फ्रेंड की से तुलना की गई है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, आपको बताना है इनमें कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो कि फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में है। ही हैज स्टोलन माई पेन, गलत है। शी केम लेट टुडे, गलत है। आई शैल किल हिम, मिसेज दास विल सून बी विजिटिंग अस, मिसेज दास विल सून बी विजिटिंग अस। तो इसमें अगर इम्परफेक्ट सेंटेंस की बात करें तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 15 नंबर। गिव द राइट सिफिक्स फॉर द वर्ड जस्ट टू मेक इट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर हम जस्ट शब्द में इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा सफिक्स लगाते हैं जिससे कि नाउन हमारा एब्स्ट्रैक्ट बन जाए। एल बाई लगाएंगे जस्टली, आई एफ बाई जस्टिफाई, आई सी ई जस्टिस, या आई एन जी जस्टिंग। तो भैया अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन लगाना है तो फिर आई सी ई लगा दीजिए, ऑप्शन सी बन जाएगा जस्टिस, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। विच वन इज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द सेंटेंस, आपको करेक्ट नरेशन बतानी है सेंटेंस की। सेंटेंस ये है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन 2 and 3 इज़ 5। तो ऑप्शन आपके सामने है, ही सेड दैट 2 and 3 आर 5, he said that 2 and 3 is 5, he said that 2 and 3 was 5, and he said that 2 and 3 were 5, and the right answer is option B, he said that 2 and 3 is 5। यूनिवर्सल ट्रुथ है भाई, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग
डायरेक्ट स्पीच। आपको इसमें भी करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बतानी है। ही शाउटेड लेट मी गो, तो ही शाउटेड दैट लेट हिम गो। ही शाउटेड टू देम टू लेट हिम गो, ही शाउटेड टू गो, या नन ऑफ दीज। तो भैया कई लोगों ने इसका आंसर ये सोचा होगा ए, ही शाउटेड दैट लेट हिम गो। तो भैया देखो सेंटेंस ही शाउटेड दैट लेट हिम गो, अगर दैट ना होकर यहाँ टू होता तो पहला सेंटेंस सही हो जाता, लेकिन चूंकि हमें लेट मी आया है, अगर लेट हो सकता तो दे शुड दैट लग जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ही शाउटेड टू देम टू लेट हिम गो। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है, वॉट चेंज इज रिक्वायर्ड इन द वर्ब रोटेट्स इफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज कन्वर्टेड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अगर नीचे दी गई सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो रोटेट्स वर्ब में क्या चेंज होगा। द टीचर सेड द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सेस, यानी कि अध्यापक ने कहा कि पृथ्वी जो है वह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। तो इसमें रोटेट शब्द में क्या चेंज किया जाए जो इनडायरेक्ट बनेगा, रोटेटेड कर दिया जाए, रोटेट किया जाए, रोटेटिंग किया जाए, या नो चेंज इज रिक्वायर्ड। तो भैया ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, नो चेंज इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है और यूनिवर्सल ट्रुथ में वर्ब में चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, चेंज इन नरेशन ऑफ द सेंटेंस, यू से आई कट द फिंगर। आपके लिए एक सेंटेंस लिखा है, आपको बताना है इसका सही नरेशन क्या है। यू से दैट यू कट द फिंगर, यू सेड दैट यू हैड कट द फिंगर, यू सेड दैट आई कट द फिंगर, यू सेड दैट आई हैड कट द फिंगर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, यू से दैट, क्योंकि प्रेजेंट में है अरबी तो आर एस में चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्रोनाउन चेंजिंग हो जाएगा। तो यू सेड दैट यू कट द फिंगर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ही सेड टू देम ऑल गुड बाय माई फ्रेंड्स, द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द एबव सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच इज। सेंटेंस है आपका ही सेड टू देम ऑल गुड बाय माई फ्रेंड्स। आपको सही बात बतानी है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए चारों ऑप्शन आपके लिए दिए हैं और गुड बाय वाले सेंटेंस में आपको पता है बेड आना होता है, और इस चारों ऑप्शन में सिर्फ पहले सेंटेंस में बेड आया है, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ही बेड गुड बाय टू ऑल हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे सेंटेंस दिया है, आपको सही पैसिव वॉइस बताना है। दे आस्क्ड माई नेम, तो चलिए बात कर लेते हैं। माई नेम वाज आस्क्ड मी बाई देम, आई वाज आस्क्ड माई नेम, मी वॉज आस्क्ड बाई नेम बाई देम, ये हो नहीं सकता कभी भी। माई नेम वॉज आस्क्ड फ्रॉम मी बाई देम, ये भी नहीं हो सकता। माई नेम वाज आस्क्ड मी है ही नहीं कहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, आई वाज आस्क्ड माई नेम, मुझसे मेरा नाम पूछा गया। चलिए, विच वन इज द करेक्ट पैसिव ऑफ द फॉर्म ऑफ नॉवेल्स इंटरेस्ट मी। आपको पैसिव फॉर्म बनाना है इस सेंटेंस का, नॉवेल्स इंटरेस्ट मी। तो नॉवेल्स आर इंटरेस्टेड बाई मी, आई हैव इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स, आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स, या आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु टॉट हर सच थिंग्स। चेंज द वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, हु टॉट हर सच थिंग्स। तो बाई हु वॉज द टॉट सच थिंग्स, she has been taught such things by whom she was taught such things, या D by whom was she taught such things। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट है, by who was the taught such things, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप ऑफ द ग्रास, एक्टिव वॉइस में चेंज करिए साहब इसको। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप ऑफ द ग्रास, एक्टिव वॉइस में चेंज करिए, प्लीज़ कीप ऑफ द ग्रास। तो यू आर रिक्वेस्टेड है ना, तो यू आर रिक्वेस्टेड हम जानते हैं प्लीज़ लगता है, अगर प्लीज़ आए तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगेगा, और अगर यू आर रिक्वेस्टेड टू आए तो प्लीज़ लगेगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, बातें निभाने चाहिए, एक्टिव वॉइस में चेंज करिए। वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, वन मे कीप वंस प्रॉमिस, वन हैज़ टू कीप वंस प्रॉमिस, या वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज डिस्पेंस विद द बुक्स। आपको फ्रेज का अर्थ बताना है, और फ्रेज है आपका डिस्पेंस विद द बुक्स।
मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स, डू अवे विद द बुक्स, प्रोटेक्ट द बुक्स या इन्वेस्टिगेट थ्रू द बुक्स। कहने का मतलब हुआ डिस्पेंस विद द बुक्स यानी कि किताबों से छुटकारा पाना, ऑप्शन बी डू अवे विद द बुक्स। 27 व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑन द अलर्ट। आपको ऑन द अलर्ट फ्रेज का मीन्स बताना है, रेडी टू एक्ट, डिपेंड ऑन पोलाइट, डिपेंड ऑन पुलिस, डिपेंड ऑन अदर्स या नन ऑफ द एबव। तो ऑन द अलर्ट तैयार रहना, तैयार रहना यानी कि किसी कार्य के लिए तैयार रहेंगे, तो रेडी टू एक्ट ये आंसर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम इन्स एंड आउट्स। यानी कि इन्स एंड आउट्स जो फ्रेज है, इडियम है, उसका अर्थ आपको बताना है। आउटसाइड एंड बैक साइड, इंटरनली, फुल डिटेल्स या पार्टली। तो इन्स एंड आउट्स अंदर बाहर से, तो अंदर बाहर जब दोनों तरीके से होता है तो मतलब क्या हुआ, फुल डिटेल, पूर्ण डिटेल के साथ। 29 टू डील इन समथिंग मीन्स, टू डील इन समथिंग का अर्थ आपको बताना है टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग, टू ट्रेड इन समथिंग, टू बी अबाउट समथिंग या टू हैंडल समथिंग। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी टू ट्रेड इन समथिंग, कोई कार्य करना। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू मीट वंस वाटरलू। आपको इस इडियम का सही अर्थ बताना है, टू मीट वंस वाटरलू। ऑप्शन आपके सामने है, टू मीट ए न्यू पर्सन, टू विजिट ए न्यू प्लेस, टू मीट वंस फाइनल डिफीट या नन ऑफ दिस। तो भैया वाटरलू के युद्ध में कौन हारा था, नेपोलियन हारा था, तो वाटरलू हो गया यानी कि फाइनल हो गया, समापन हो गया, तो समापन यानी कि सी ऑप्शन, टू मीट वंस फाइनल डिफीट। 31 ए बस कोलिडेड ए कार, ए बस कोलाइडेड ए कार टू, इनटू, विद या अगेंस्ट। तो भैया इसमें राइट ऑप्शन आपका होगा, चूंकि कार आया है, कार एक इंस्ट्रूमेंट है, और इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट होगा, विद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। मैं आगे देख रहा हूँ, काय के लिए, सी माई फ्रेंड। मैं देख रहा हूँ काय के लिए, आगे बढ़कर देख रहा हूँ, सी माई फ्रेंड, दोस्त को देखने के लिए, बीइंग माई फ्रेंड, सीइंग माई फ्रेंड, हैव सीन माई फ्रेंड या हैविंग बीन सीन माई फ्रेंड। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सीइंग माई फ्रेंड। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग माई फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 33। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट टेंस। सही टेंस बताना है। आई विश आई डेड, आई विश आई डेड। तो इसमें सेल लगेगा, बिल लगेगा, मे लगेगा या वर लगेगा। तो भैया जब हम कोई इच्छा जाहिर करते हैं और ऐसी इच्छा जिसका होना या ना होना हमारे हाथ में नहीं होता या इम्पॉसिबल होता है हमारे हाथों से, तब उसके लिए वर का यूज़ होता है आई के साथ। तो इसलिए सेंटेंस में ऑप्शन डी राइट आंसर है, वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। व्हिच प्रोनाउन शुड बी यूज्ड इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में कौन सा प्रोनाउन यूज होना चाहिए। अब देखिए सेंटेंस आपका देख लीजिए, सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस आपका आ रहा है, देखिए, व्हेन यू हैव सीन द फोटोज प्लीज़ रिटर्न टू मी। जब आप फोटो देख लें प्लीज़ मुझे वापस कर दें, ठीक। तो फोटोज़ देखने हैं, तो पूछा क्या है, व्हिच प्रोनाउन। तो इस सेंटेंस में प्रोनाउन कौन सा यूज हो सकता है। यू ऑलरेडी प्रोनाउन है, इसमें सेंटेंस में अगर नाउन कोई है तो वो है फोटोज़। तो फोटोज़ के लिए प्रोनाउन क्या यूज़ हो सकता है। तो भैया देखो, दोज, देम, द सेम या दीज। तो इसलिए सबसे सटीक अगर प्रोनाउन इसमें यूज़ होगा तो वो होगा रिटर्न दोज टू मी, ना कि देम टू मी। इज इट क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्योंकि देम जो है इसका प्रयोग बहुतायत मात्रा में लिविंग बींग्स के लिए होता है और दोज जो है उसका प्रयोग नॉन लिविंग के लिए होता है प्रायः। तो फोटोज नॉन लिविंग है, इसलिए दोज का प्रयोग बिल्कुल सटीक है यहाँ। क्वेश्चन 35। फिल इन द ब्लैंक विद ए सूटेबल वर्ड। इस सेंटेंस को आपको एक सूटेबल वर्ड के साथ फिल करना है। यूज ऑफ दिस डैश फॉर 7 days विल क्योर यू ऑफ योर इलनेस। फिजिक्यू, फिजिक्स या फिजिकल। तो भैया यूज ऑफ दिस फिजिक फॉर 7 days विल क्योर यू ऑफ योर इलनेस, यानी कि ऑप्शन ए आपका पूर्ण रूप से राइट आंसर है, फिजिक इसमें सही होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। One of my friend Tess a fine collection of postage stamps
वन ऑफ माई आ गया साहब, वन शब्द का यूज हो गया है, हैज़, हैव, डू हैव या नन ऑफ दीज। मैं कह रहा हूँ वन का प्रयोग हो गया है, तो फिर ऑप्शन क्या होगा, हैज़। ए राइट ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट 37 नंबर, दे आर डैश इन द एप्पल, दे आर डैश इन द एप्पल। ठीक, तो देखिए मॉर्स, स्टॉर्फ, एंगेट या एपिटोर। तो भैया देखो एप्पल शब्द की जब जहाँ आ जाए और वो एप्पल में कहाँ है, तो भैया एप्पल का जहाँ कलेक्शन होता है, जहाँ बगीचा होता है, जहाँ वृक्ष होते हैं, उसको एक सटीक शब्द कहा जाता है मॉर्स। तो इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, यू मस्ट अकाउंट टू द मैनेजर, यू मस्ट अकाउंट टू द मैनेजर डैश द मनी यू यूज्ड। ऑफ लगेगा, प्रपोजिशन विद लगेगा, अबाउट लगेगा, फॉर लगेगा, तो यू मस्ट अकाउंट टू द मैनेजर फॉर द मनी यू यूज्ड। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर, द, ए, एन या नन। तो गंगा इज द सेक्रेड रिवर, गंगा इज ए सेक्रेड रिवर या गंगा इज एन सेक्रेड रिवर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, गंगा एक पवित्र नदी है। नेक्स्ट, अगर गंगा से पहले डैश होता तो इस सेंटेंस में द आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, हैम हैज़ नो कंट्रोल डैश हिज टेम्पर। एक बंदा है हैम, जिसे अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं है। तो इन, ओवर, एट या आफ्टर। क्रोध में कंट्रोल नहीं है, हो नहीं सकता। क्रोध पर कंट्रोल नहीं है, एट का मतलब भी पर होता है, आफ्टर बात हो नहीं सकता। एट तब यूज़ होता है, उसके लिए अलग नियम है, लेकिन जब बात शारीरिक एक्टिविटी की हो, कोई अंदर की एक्टिविटी की हो बॉडी के, तब आप एट का प्रयोग नहीं बल्कि ओवर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट द वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन एफर्ट इज नोन एज। एक ऐसा बंदा जो कि ये मानता है कि यदि मनुष्य प्रयास करे तो जिस संसार में हम रहते हैं, तो मनुष्य के प्रयास के द्वारा वह संसार बेटर बन सकता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, आशावादी, ऑप्टिमिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, मेलिरोरिस्ट या ये विजनरी। तो भैया जो बंदा ये मान के चलता है कि मनुष्य के प्रयासों के द्वारा ये संसार जो है वह अधिक अच्छा बन सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है आपका ऑप्शन बी यानी कि ए फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट ए टाइम इज कॉल्ड, यानी कि एक समय में एक से अधिक पत्नियां रखने की प्रथा जो है वो क्या कहलाती है, मोनोगैमी, बाईगैमी, पॉलीगैमी या पॉलिएंड्री। तो भैया देखो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इस ये सेंटेंस 42, एक पत्नी रखना अपने आप में बड़ी परेशानी है, और यहाँ लिखा है कि बहु पत्नी रखना, एक से अधिक पत्नी रखना। तो भैया एक से अधिक पत्नी के लिए पॉलीगैमी, सॉरी सिर्फ एक मजाक की बात है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43, गिव द करेक्ट टर्म फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो। नीचे दिए गए स्टेटमेंट के लिए आपको सही सेंटेंस बोलना है। द पार्ट ऑफ ए गवर्नमेंट विच इज कंसर्न मार्किंग द रूल्स, सॉरी मेकिंग द रूल्स, मार्किंग द रूल्स, ठीक। सरकार का वह हिस्सा जो कि रूल्स बनाने के संबंध में मार्क करता है उसको क्या कहते हैं, कोर्ट, ट्रिब्यूनल, वॉर या लेजिस्लेटर। भैया उसको कहते हैं लेजिस्लेटर। क्या कहते हैं, लेजिस्लेटर कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज, यानी किसी भी भाषा के डेवलपमेंट का अध्ययन करना क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी, बिब्लियोग्राफी, पैलिनोटोलॉजी या फिलोलॉजी। तो भैया देखो भाषा विज्ञान की यदि बात की जाए और भाषा विज्ञान के डेवलपमेंट के अध्ययन की बात की जाए तो उसको कहा जाता है ऑप्शन डी यानी कि फिलोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। नीचे दिए गए एक्सप्रेशन के लिए सही शब्द आपको चुनना है। ए रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट, यानी कि एक ऐसा कमरा जहाँ कला संबंधी कार्यों का प्रदर्शन होता है उसको क्या कहते हैं, आर्टेरी, आर्टिलरी, गैलरी या लाइब्रेरी। तो भैया ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, गैलरी कहते हैं। आर्ट गैलरी, गैलरी खाली बोल दीजिए वो भी चलता है। नेक्स्ट,
चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बिल्कुल जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है उस शब्द को चुनना है। शब्द है सिजेरियन और ऑप्शन आपका राइट है सी, CAESAREAN। सिजेरियन जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर से डिसअपियर की स्पेलिंग आपसे पूछी जा रही है, करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग इसमें क्या होगी? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, DISAPPEAR। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। डिलेमा की स्पेलिंग आपसे पूछी जा रही है और डिलेमा की राइट स्पेलिंग होती है DILEMMA। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका आया क्वेश्चन नंबर 49, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर से ठीक बेसिएज की स्पेलिंग पूछी जा रही है और स्पेलिंग राइट होती है BESIEGE। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट 50 नंबर, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फिर से आपको बताना है। अकोमोडेट शब्द की स्पेलिंग आपसे पूछी जा रही है और राइट स्पेलिंग होती है ACCOMMODATE, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नाउ आपको बताना है इस शब्द का राइट सिनोनिम क्या है या मीन्स क्या है। शब्द है आपका फिएस्को। ठीक, फिएस्को का सही अर्थ क्या होगा? 50 तक अपोजिट हो गए, ठीक, जो पूछे जा रहे थे अभी। अब इसका आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि आपको मीन्स बताना है। ठीक, स्ट्रेंथ, सक्सेस, फेलियर या होप। तो भैया फिएस्को का मतलब होता है असफल होना और उसका राइट अर्थ है फेलियर। नेक्स्ट, द वर्ड टेरेन मीन्स। टेरेन शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो टेरेन शब्द का अर्थ आपका होता है खोजबीन करना, प्रयास करना, ट्रैक करना किसी चीज़ को, तो ट्रैक्ट ऑफ लैंड। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है व्हाट आर डेजर्ट्स। स्पेलिंग नाम सुन लीजिए, डेजर्ट, DESSERTS। तो डेजर्ट शब्द का अर्थ क्या है? तो साहब डेजर्ट शब्द का लार्ज वाटरलेस एरियाज, पडिंग्स, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो भैया राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, बडिंग्स। नेक्स्ट 54, द ग्याउलर इज ए पर्सन इन चार्ज ऑफ ए। ग्याउलर किसको कहा जाता है? एक ऐसे व्यक्ति को जो कि इंचार्ज होता है। काय का इंचार्ज होता है? हॉस्पिटल का, प्रिजन का, स्कूल का या फुटबॉल फील्ड का। तो भैया जिसको बार्ड कहते हैं ना, प्रिजन बार्ड, जो प्रिजन का इंचार्ज होता है उसी को कहा जाता है, जेल के इंचार्ज को, ग्याउलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, द वर्ड फर्टिव मीन्स। शब्द है आपका फर्टिव, उसका अर्थ आपको बताना है। स्टेथली, क्विक, रोरेस्ट इंटरेस्ट या प्रीटेंड। बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, स्टेथी। नेक्स्ट 56, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड फीड फ्रॉम द फॉलोइंग। फीड शब्द का एंटोनिम विलोम बताना है। नॉरिश, फॉस्टर, सस्टेन या स्टार्व। फीड मीन्स खिलाना, स्टार्व मीन्स भूखा रखना। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? सीधा सीधा क्लियर सिंपल, स्टार्व। नेक्स्ट 57, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोडिलिटी। शब्द है आपका प्रोडिकैलिटी। प्रोडिकैलिटी शब्द जो है उसका आपको एंटोनिम बताना है। तो प्रोडिकैलिटी शब्द जो है उसका एंटोनिम होता है आपका पेरिसमनी। क्या होता है साहब? पेरिसमनी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। एक सेकंड साहब, हाँ साहब बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, जो मैं बता रहा था, पैरसिमोनी। देखिए जो शब्द है आपका प्रोडिगैलिटी, इसका अर्थ होता है भरमार। जहाँ फिजूल खर्ची हो, जहाँ भरमार होगी वहीं फिजूल खर्ची होती है। और जब हम बात करते हैं पैरसिमनी, तो पैरसिमनी का जो चूँकि अपोजिट पूछा गया है, तो पैरसिमनी का मतलब होता है जहाँ कमी हो। फिजूल खर्ची का अपोजिट होता है जहाँ कंजूसी हो, जहाँ बचत से काम चलाया जाता हो, किफ़ायत से काम चलाता हो, उसका अर्थ होता है पैरसिमनी। नेक्स्ट 58, द एंटोनिम ऑफ फैमिलियर। फैमिलियर शब्द का आपको अपोजिट बनाना है। नोन, इनफैमिलियर, अनफैमिलियर या अननोन।
तो भैया ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, अनफैमिलियर। और अनफैमिलियर का मतलब होता है अपरिचित, और फैमिलियर का मतलब होता है सुपरिचित, यानी कि जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं फैमिलियर, और जिसको हम नहीं जानते हैं वो अनफैमिलियर। 58 होगा साहब। 59 नंबर, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ कंसेंट। कंसेंट शब्द जो है उसका आपको एंटोनिम बताना है। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन लिखे हैं डिसेंट, डिसेंट, डिसेंट या एसेंट। तो आपका राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी, डिसेंट। देखिए जो कंसेंट शब्द है उसका अर्थ होता है सहमति, और डिसेंट शब्द का अर्थ होता है असहमति। 50 नंबर, क्वेश्चन नंबर 60, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द वर्ड अनकाउथ। जो अनकाउथ शब्द है उसका आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो अनकाउथ शब्द का अर्थ होता है एक व्यक्ति और उसका व्यवहार, ठीक है ना। आप ज़रा इसका बुजुर्ग देखिए, क्लमसी, कल्टीवेटेड, यूथ और अनकवर्ड। तो राइट ऑप्शन आपका होगा कल्टीवेटेड। क्या होगा भाई, राइट ऑप्शन आपका कल्टीवेटेड होना चाहिए, ठीक है ना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शुरू हो गया। चार्ल्स डिकेंस इज फेमस एज ए नॉवलिस्ट एंड एसेइस्ट। इस सेंटेंस में आपको एरर ढूंढना है। क्या ढूंढना है, फाइंड एरर, ठीक साहब। अब चार्ल्स डिकेंस इज फेमस एज ए नॉवलिस्ट एंड ए एसेइस्ट, तो कौन से में एरर है, चार्ल्स डिकेंस इज फेमस एज ए नॉवलिस्ट एंड ए एसेइस्ट। तो भैया ज़रा सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात साहब ये है कि यहाँ डी ऑप्शन जो है उसमें आया है ए एसेइस्ट, ठीक है ना, और नॉवलिस्ट से पहले भी ए आया है। तो ग्रामर का एक नियम होता है आर्टिकल में कि किसी एक नाउन के लिए, यानी कि एक व्यक्ति के लिए जो नाउन या प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं उनसे पहले दो आर्टिकल नहीं यूज हो सकते हैं। तो इस कारण से चार्ल्स डिकेंस इज ए फेमस एज ए नॉवलिस्ट एंड एसेइस्ट होगा, ना कि ए एसेइस्ट। तो डी ऑप्शन में आपका एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एनी वन ऑफ हर टू सिस्टर। इस सेंटेंस में भी आपको एरर बताना है। शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एनी वन ऑफ हर टू सिस्टर। शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एनी वन ऑफ हर टू सिस्टर्स। तो भैया एक बात बताओ, जब इस सेंटेंस में बात हो रही है टू सिस्टर्स की, तो जब टू के लिए बात है तो एनी वन की ज़रूरत क्या है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें सी जो है उसमें एरर है, इसलिए इसमें एनी वन का यूज नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63, फॉकनर्स वर्क्स डील विद द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ द। अगर हम विलियम फॉकनर साहब की बात करें तो उनके वर्क्स जो होते हैं वो डील करते हैं लीजेंड एंड हिस्ट्री काई की, अमेरिकन नॉर्थ, अमेरिकन साउथ, अमेरिकन ईस्ट या अमेरिकन वेस्ट की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी में कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भैया जब फॉकनर साहब की बात करते हैं तो फॉकनर साहब की जो कहानियाँ होती हैं उसमें हिस्ट्री का वर्णन होता है, लीजेंड्स का वर्णन होता है अमेरिकन साउथ के, ठीक, या आप कह सकते हैं साउथ अमेरिका। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, विच वर्क ऑफ हेमिंगवे वॉज कॉल्ड द बाइबल ऑफ लास्ट जनरेशन। हेमिंगवे साहब का ऐसा कौन सा वर्क है जिसको कि बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन कहा जाता है। तो भैया उसका सीधा सीधा नाम मैं बोल दे रहा हूँ, कुछ वीडियो बड़ा हो रहा है। नाम है द सन ऑल्सो राइजेस। क्या नाम है आपका, ऑप्शन ए द सन ऑल्सो राइजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, हाउ मैनी टाइम्स डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट गेट पुलिट्जर प्राइज। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब को अपने जीवन काल में कितने बार पुलिट्जर प्राइज मिला, 1, 2, 3 या 4। तो भैया सीधा सीधा आपका आंसर है इसका ऑप्शन डी, 4 टाइम्स। कितने बार मिला, 4 बार मिला। मैं डेट भी बोल दे रहा हूँ, 1924, 1931, 1937 और 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66, विच वर्क ऑफ विलियम फॉकनर इज ऑल्सो नोन एज ए बॉयज़ एम्बिशन।
विलियम फॉकनर साहब का ऐसा कौन सा वर्क है जिसको ए बॉयज़ एम्बिशन के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है एप्सलोम, लाइट इन ऑगस्ट, द साउंड एंड फ्यूरी एंड मॉस्किटोज, एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एप्सलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 67। हेमिंगवेज ए फेयरवेल टू आर्म्स इज सेट इन। अर्नेस्ट हेमिंगवे साहब का एक बहुत खूबसूरत नॉवेल है ए फेयरवेल टू आर्म्स। बैकग्राउंड क्या है उस आर्म का? कहाँ की कहानी है? इटली की, स्विट्ज़रलैंड की, यूएसए की या इंग्लैंड की? तो भैया देखो, कहानी है इटली की। इटालियन फोर्सेस में हमारा काम करता है जो हमारा जो हीरो है रेनाल्डी, ठीक है ना, तो इसलिए इटली इसका सही बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 69, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वह पूर्ण रूप से सही है। ठीक, सुन लीजिए। अर्नेस्ट हेमिंगवे कमिटेड सुसाइड, अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज किल्ड इन ए बैटल। 68 क्वेश्चन है। अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज मर्डर्ड इन ए स्ट्रीट बॉल, या अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज डाइड फ्रॉम ए गन शॉट बाउंड। तो भैया राइट आंसर आपका हो रहा है ऑप्शन डी। अर्नेस्ट हेमिंगवे साहब जो थे उनकी मृत्यु एक गन शॉट से हुई थी 2 जुलाई 1961 को। ठीक, लेकिन ये भी फैक्ट सामने आ गया था कि जिस समय हेमिंगवे साहब की मृत्यु हुई थी उस समय हेमिंगवे साहब का मानसिक संतुलन सही नहीं था और इसलिए इन्हें एक प्रॉपर बरियल दिया गया था और इसको सुसाइड नहीं माना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 69। विच अमंग द फॉलोइंग इज द नॉवेल बाय विलियम फॉकनर। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में कौन सा नॉवेल ऐसा है जो विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया? द ग्रेप्स ऑफ रेथ, द इंग्लिश टीचर, द डार्क होल्ड्स नो टेरर्स, या द साउंड एंड द फ्यूरी। तो भैया आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। द साउंड एंड द फ्यूरी जो है वह फॉकनर साहब के द्वारा लिखा गया है। द ग्रेप्स ऑफ रेथ जो है वो जॉन स्टैनबेक के द्वारा लिखा गया है, इंग्लिश टीचर आर के नारायण के द्वारा, और जो आपका द डार्क होल्ड्स ऑफ नो टेरर्स जो है वह शशि देशपांडे के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर, द लाइन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप ऑक्योर ऑन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम। ये लाइन जो है ना डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखी है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किस पोएम से पूछी गई हैं? ऑप्शन बी आप ध्यान रखिएगा, स्टॉपिंग बाई बोट्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। 71 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द हीरो ऑफ हेमिंगवेज द ओल्ड मैन एंड द सी। अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा लिखा गया द ओल्ड मैन एंड द सी जो है उसके हीरो का नाम आपको बताना है। तो सीधा सीधा आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन बी सेंटियागो। क्या नाम है साहब उसका? सेंटियागो। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शुरू होता है 72 नंबर। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 72 के साहब बता दीजिए, फ्रॉम विच पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट आर द फॉलोइंग लाइन्स टेकन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की किस पोएम से निम्नलिखित लाइन ली गई हैं? ऑप्शन आप लाइन पहले सुन लीजिए। दे क्लिक अपॉन देमसेल्फ एज ए ब्रीज राइजेस एंड टर्न मैनी कलर्ड। ऑप्शन ए ब्रिचेस, ऑप्शन बी आफ्टर एप्पल पिकिंग, ऑप्शन सी मेंडिंग बॉल, एंड ऑप्शन सी द रोड नॉट टेकन। तो भैया सीधा सीधा आंसर आपका इस क्वेश्चन का 72 नंबर का जो है उसका आंसर है ऑप्शन ए ब्रिचेस पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की, उससे ये लाइन ली गई है, दे क्लिक अपॉन देमसेल्फ एज ए ब्रीज राइजेस एंड टर्न अवे कलर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। हु रोट द फॉलोइंग वेल नोन लाइन्स। किसने ये निम्नलिखित फेमस लाइन्स लिखी? द बुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। द बुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, ये लाइन किस राइटर ने लिखी हैं? ऑप्शन आपके सामने है सी फ्रॉस्ट साहब की पोएम स्टॉपिंग बाई बोट्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, जो पोएम है उनकी मोस्ट फेमस पोएम है फ्रॉस्ट साहब की, उसी से ये लाइन ली गई है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु इज नॉन एज द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जिसको कि द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी की संज्ञा दी गई है? एमर्सन साहब को, फ्रॉस्ट साहब को, वॉल्ट व्हिटमैन साहब को, या एमिली डिकिंसन साहब को? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, वॉल्ट व्हिटमैन साहब को द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी की संज्ञा दी गई है। जब कभी डेमोक्रेसी की बात आए और आपको ऑप्शन लगे अमेरिकन है तो भैया डेमोक्रेसी के नाम पर सिर्फ एक राइटर का आप टिक लगा देना, वॉल्ट व्हिटमैन, और वो आपका पूर्ण रूप से सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 75
In which famous poem does Walt Whitman make a reference to Suez Canal and Bayer Line across the Atlantic? यानी कि वॉल्ट विटमैन साहब ने अपनी किस पोएम में सुइज कैनाल और बायर लाइन अक्रॉस का जिक्र किया है? बायर लाइन द अटलांटिक का, ओ कैप्टन माई कैप्टन, पासेज ऑफ इंडिया, अर्थ माई लाइकनेस और प्रेयर्स ऑफ कोलंबस। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, पासेज टू इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ निसिम एजिकल्स वर्क इज? निसिम एजिकल साहब के वर्क की आपको सेंट्रल थीम बतानी है। सोशल रिफॉर्म, पेट्रियोटिज्म, नॉस्टैल्जिया या एलिनेशन। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार। 76 हो गया। 77 द थीम ऑफ डैश डोमिनेट्स द पोइट्री ऑफ कमला दास? कमला दास जी की पोइट्री की प्रमुख थीम कौन सी है जो डोमिनेट करती है? डेथ, पेट्रियोटिज्म, लव या डिसीज? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, लव। नेक्स्ट, इन इंडिया बाय निसिम एजिकल डेपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन? भारत में निसिम एजिकल साहब जो हैं वो रिलेशनशिप बयां करते हैं किसके साथ? लिटरेचर एंड सेक्स, लिटरेचर एंड एनवायरनमेंट, लिटरेचर एंड साइंस, लिटरेचर एंड वॉर। तो भैया एजिकल साहब की पोएम में हमें लिटरेचर एंड एनवायरनमेंट के बीच रिलेशनशिप व्यक्त होते हुए दिखाई देता है। 79 हाउ मैनी बुक्स डिड मुल्कराज आनंद पब्लिश बिफोर 1935? 1935 से पहले मुल्कराज आनंद जी ने कुल मिलाकर कितनी बुक्स का पब्लिकेशन कराया था? 10, 6, 4, 5? ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 80 नंबर। इन द नोवेल अनटचेबल बाखा सिस्टर एज? अनटचेबल नोवेल में बाखा की सिस्टर का नाम आपको बताना है। तो भैया बाखा की सिस्टर का नाम हमारे अंदाज से सबको पता है, मोहिनी, सोहिनी, सजनी या गुलाबो? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोहिनी। 81 नंबर क्वेश्चन, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज ए पोएम बाई? किस पोइट की रचना है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, निसिम एजिकल साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 द मदर टंग ऑफ कमला दास वॉज? कमला दास जी की मदर टंग का नाम आपको बताना है, मातृभाषा आपका। तो कोंकणी, बंगाली, मलयालम या तमिल? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, मलयालम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 विच नॉवेल ऑफ आर के नारायण इज सिमिलर टू द ए डॉल्स हाउस? कौन सा नॉवेल ऐसा है आर के नारायण जी का जो कि एक प्रमुख नॉवेल ए डॉल्स हाउस से मिलता जुलता है? मिस्टर संपत, द गाइड, द डार्क रूम या द बैचलर ऑफ आर्ट्स? तो आंसर आपका सी बिल्कुल राइट है, द डार्क रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 हु ऑथर्ड द नॉवेल द फाइनेंशियल एक्सपर्ट? द फाइनेंशियल एक्सपर्ट नॉवेल के राइटर का आपको नाम बताना है। तो राइट ऑप्शन है आपका बी, आर के नारायण। हालांकि आर के नारायण जी आपके पीजीटी के सो कॉल्ड सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आर के नारायण जी से एक दो क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है और पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स वाज रिटन बाई? 85 नंबर क्वेश्चन है, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स ये किसकी द्वारा लिखे गए हैं? टी.एस. एलियट, कमला दास, मुल्कराज आनंद, निसिम एजिकल? तो भैया द ओल्ड प्ले हाउस जहाँ मिल जाए आंख बंद करके लगा देना, कमला दास जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पोएम द डेसेंडेंट्स? मैंने बहुत कुछ पढ़ाया है कमला दास जी के बारे में, तो भैया डेसेंडेंट्स की लेखिका का नाम है कमला दास। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ मुल्कराज आनंद नॉवेल गौरी वॉज? मुल्कराज आनंद जी का एक प्रसिद्ध नॉवेल है गौरी, उस नॉवेल के ओरिजिनल टाइटल का आपको नाम बताना है। द वुमेन एंड द काउ, द ब्लेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर या अनटचेबल? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, द वुमेन एंड द काउ। 88 नंबर, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम एंटरप्राइज? एंटरप्राइज पोएम के लेखक का नाम आपको बताना है। कमला दास, रामानुजन, एजिकल या नन ऑफ देम? तो देखिए पीजीटी का पेपर है और देखिए बार बार कई क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं खासतौर से इंडियन राइटर्स में जो कि सिलेबस में नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ए के रामानुजन। ठीक है साहब। कब मैंने जब इंडियन राइटर्स दिए थे तो मेरे कई स्टूडेंट्स कहते थे सर बहुत लेंदी सिलेबस कर दे रहा है, ये राइटर तो सिलेबस में भी नहीं है। तो भैया आप देख लेना, दो एक क्वेश्चन तो आपके पीजीटी में मिलेंगे जहां अमेरिकन और इंडियन राइटर्स में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, हर बार होता है, इस बार भी होगा। और मैंने जो पढ़ाया है उसमें से 100% आएगा, उसकी टेंशन ना लीजिए आप। 89 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स वाज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश? इनमें से कौन सा राइटर ऐसा है जो कि इंग्लिश का यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रहा है? कमला दास, मुल्कराज आनंद, निसिम एजिकल या नन ऑफ दीस? मीठीबाई कॉलेज मुंबई,
के प्रोफेसर रहे हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट के निसिम एजगिल साहब, ध्यान रखिएगा। ठीक, मैं कॉलेज का नाम भी मैंने इसलिए बता दिया, मीठी बाई कॉलेज। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 90, आई एम एवरी वुमन हु सीक्स लव, दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम बाई। आई एम एवरी वुमन हु सीक्स लव, ये एक पोएम की लाइन है। पोएम की रचयिता का नाम आपको बताना है, अनीता देसाई, सरोजनी नायडू, कमला दास, कौरव दत्त। जहाँ प्रेम की खोज की बात आ जाए और इंडियन राइटर दिए हों तो आंख बंद करके निशान लगा देना, ऑप्शन सी कमला दास। 91, वेयर फ्रॉम द एपिग्राफ ऑफ द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोक इज टेकन फ्रॉम। भैया टी.एस. इलियट का एक बहुत सेलिब्रेटेड वर्क है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोक, उसकी एपिग्राफ कहाँ से लिया गया? इलियट से, गीता से, इन्फर्नो से या हैमलेट से? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, इन्फर्नो से। 92, टी.एस. इलियट गॉट द नोबेल प्राइज इन, टी.एस. इलियट साहब को नोबेल प्राइज किस वर्ष में मिला? 1950, 1948, 1957 या 1965? राइट ऑप्शन है आपका बी, 1948। 93 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. इलियट एज एन आर्टिस्टिक फेलियर। ऐसा कौन सा, इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा प्ले है जिसको कि इलियट साहब ने एन आर्टिस्टिक फेलियर कहा है? हैमलेट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, जूलियस सीजर, नन ऑफ दीज। तीन ऑप्शन हैं, नन ऑफ दीज तो बात छोड़ दीजिए, तीनों ड्रामा है विलियम शेक्सपियर साहब के। तो आर्टिस्टिक फेलियर की अगर बात करें तो टी.एस. इलियट ने बताया है हैमलेट को। 94 नंबर, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव वाज प्रोफाइंडेड बाई। अंग्रेजी साहित्य में ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव जो कॉन्सेप्ट है उसको किस राइटर ने प्रोफाउंड किया है? जॉन ड्राइडन, एस.टी. कॉलेज, मैथ्यू अर्नोल्ड या टी.एस. इलियट? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, टी.एस. इलियट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट, व्हेन वाज टी.एस. इलियट बॉर्न? टी.एस. इलियट का जन्म कब हुआ था? 1888, 1905, 1906, 1907? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, 1888 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु टर्म शैली एस मेलोपोए, किसने शैली साहब को मेलोपोए कहा है? कीट्स ने, अर्नल्ड ने, इलियट ने, जी.बी. शॉ ने? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, मैथ्यू अर्नल्ड साहब ने। 97 नंबर क्वेश्चन, मैथ्यू अर्नल्ड एज ए पोइट वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाई। मैथ्यू अर्नल्ड की अगर बात करें पोइट के रूप में तो वो सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे? वर्ड्सवर्थ से, शैली से, कीट्स से, बायरन से? भैया वर्ड्सवर्थ से। किससे प्रभावित थे? वर्ड्सवर्थ से। 98, विच बुक ऑफ हार्डी इज़ नॉट पेसिमिस्टिक। 4 बुक लिखी हैं, 4 नॉवेल हैं उनके, इनमें से ऐसा कौन सा नॉवेल या बुक है जो कि पेसिमिस्टिक नहीं है? जस्ट द ऑब्सक्योर, पेसिमिस्टिक या निराशावादी नहीं है क्योंकि हार्डी को पेसिमिस्टिक कहा जाता है। द ऑब्सक्योर, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ए पेयर ऑफ ब्लू आइज या टेस्ट ऑफ द टर्बले? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ए पेयर ऑफ ब्लू आइज। 99, अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन, thou art free, who has said this about शेक्सपियर। ये एक लाइन है साहब, अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन, thou art free। ये मैंने आपको करवाया है, जो क्रिटिकल कमेंट्स वाला एक वीडियो दिया है शेक्सपियर को, उसमें बताया है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने शेक्सपियर के लिए बात कही है। 100 नंबर, टेनिसन्स फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम डाइड एट। टेनिसन साहब के मित्र आर्थर हेनरी हेलम जो थे उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? रोम में, वियना, पेरिस या लंदन? तो भैया राइट आंसर आपका बोल रहा है ऑप्शन बी, यानी कि वियना। कहाँ डेथ हुई थी इनकी? वियना नामक स्थान पर इनकी डेथ हुई थी आर्थर हेनरी हेलम की, और डेट थी 15 सितंबर 1833 और उम्र थी मात्र 22 वर्ष। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नॉवेल्स ऑफ थॉमस हार्डी आर सेट इन। थॉमस हार्डी साहब के नॉवेल का अगर बैकग्राउंड कहें तो क्या है? बेसेक्स, ससेक्स, द लेक्स या बेवर्ली? तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, बेसेक्स। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। सर बेडीबियर फिगर्स इन द पोएम। सर बेडीबियर जो हैं वह टेनिसन साहब की किस पोएम में आए हैं? मार्टी डी आर्थर, द प्रिंसेस, लॉक्सली हॉल या जीन आइडल जीन? तो भैया ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सर बेडीबियर जो हैं इन 4 ऑप्शन में से मार्टी डी आर्थर नामक पोएम में आए हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं साहब थोड़ा सा और। क्वेश्चन नंबर 103, व्हाट प्रॉब्लम हैज़ बीन डेल्ट विद इन द डिकेंस द ब्लीक हाउस। डिकेंस आपका एक नॉवेल है द ब्लीक हाउस, उसमें कौन सी प्रॉब्लम के साथ बात की गई है? परसिक्यूशन ऑफ पुअर इंडेप्टर्स, एब्यूज़ ऑफ चैरिटी स्कूल, वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्क हाउस
या लॉस्ट डिकेस, तो भैया आपका राइट आंसर इसमें जा रहा है, अगर द ब्लीक हाउस की बात करें तो उसमें अगर उस समय की समस्या का वर्णन होता है तो वो समस्या है लॉस डिलेज। कौन समस्या है साहब? लॉस डिलेज, यानी कि लॉ में देर होना। 104, विच वन इज डिकेंस इनकम्प्लीट वर्क, इनमें से कौन सा वर्क ऐसा है जो कि डिकेंस साहब की का आखिरी वर्क था, जो कि वो पूर्ण नहीं कर पाए थे अपने अचानक मृत्यु के कारण? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, एडविन ड्रूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, द राइमिंग स्कीम ऑफ इन मेमोरियम इज, टेनिसन साहब की मोस्ट सेलिब्रेट वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम इन मेमोरियम जो है उसकी राइमिंग स्कीम आपको बतानी है, ए बी ए बी ए बी सी या ए बी। तो भैया राइट आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो इसका बिल्कुल सटीक और राइट आंसर होगा आपका, अगर राइमिंग स्कीम की बात करूं तो ऑप्शन डी, ए बी बी ए। कौन सा होगा साहब? ए बी बी ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड इज द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम बाय टेनिसन, विच वन इज इट? टेनिसन साहब की एक पोएम है जिसकी आखिरी लाइन है टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। ये टेनिसन साहब की किस पोएम की आखिरी लाइन है? क्रॉसिंग द वॉर, द प्रिंसेस, द लेडी ऑफ शेलट या यूलिसस? तो भैया यूलिसस पोएम जो है उसकी आखिरी लाइन है टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 है, हार्डी बिगेन एंड एंडेड हिज कैरियर बाई राइटिंग। हार्डी साहब ने अपना कैरियर आरंभ किया, समाप्त किया, ठीक, क्या लिखते हुए? नॉवेल, ड्रामा, एसेज या पोइट्री? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, पोइट्री लिखते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 108, द वेस्टलैंड बाई टी एस एलियट इज ए पोएम ऑफ। टी एस एलियट साहब की एक लॉन्ग पोएम है, नाम है वेस्टलैंड। कुल मिलाकर कितनी लाइन्स हैं उसमें? 4000 लाइन्स, 370 लाइन्स, 800 लाइन्स या 430 लाइन्स? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, 430 लाइन्स, 430 लाइन्स हैं साहब इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 109, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट ऑथर्ड बाई शैली? इनमें से कौन सा वर्क ऐसा है जिसको शैली साहब ने नहीं लिखा है? क्वीन मैप, हाइपेरियन, एलस्टर या द सेंसी? तो भैया राइट ऑप्शन आपका अगर मैं बताऊं तो आपका राइट ऑप्शन है इसका कि भैया जो इसमें ऑप्शन बी है हाइपेरियन, वो शैली साहब के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका पूर्ण रूप से राइट आंसर है, हाइपेरियन। चलिए नेक्स्ट 110, जॉन कीट्स वॉज ए। जॉन कीट्स थे, क्या थे? क्लासिकल पोइट, सेंटिमेंटल पोइट, डायडैक्टिक पोइट या हेलेनिस्टिक पोइट? तो भैया ध्यान रखिएगा, अगर हेलेनिस्टिक शब्द आ जाए अंग्रेजी साहित्य के किसी भी क्वेश्चन में तो 100% उसमें ऑप्शन में लिखा होगा कीट्स, और उसी को आपको सही करना है, क्योंकि हेलस जो है वो ग्रीक का प्राचीन नाम है और कीट्स साहब जो थे वो ग्रीक से बड़े प्रेम किया करते थे और उनकी मोस्टली पोएम्स जो हैं उसका बैकग्राउंड स्टोरी ग्रीक से ली गई है। तो हेलेनिस्टिक पोइट हैं कौन? जॉन कीट्स। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111, द ओड्स ऑफ कीट्स आर। कीट्स साहब की प्रोमो कोट्स हैं 6, तो उनकी ओड्स कैसी हैं साहब? रेगुलर हैं, इरेगुलर हैं, बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर या नाइदर रेगुलर एंड इरेगुलर? तो भैया बिल बी और सी ऑप्शन आपका सही है कि भैया कीट्स साहब की जो ओड्स हैं वो रेगुलर भी हैं और इरेगुलर भी हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 112, इन विच मैगजीन डिड लैम्प्स ऐसे फर्स्ट टाइम अपीयर? उस मैगजीन का नाम आपको बताना है जिसमें चार्ल्स लैम्प साहब के जो एसेज हैं वो पहली बार अपीयर हुए। ऑप्शन आपके सामने हैं, बैकवुड मैगजीन, लंदन मैगजीन, क्वार्टरली रिव्यू या एरियल, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लंदन मैगजीन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 113, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, चार्ल्स लैम्प स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर एज। चार्ल्स लैम्प साहब ने अपना साहित्यिक कैरियर किस रूप में आरंभ किया? पोइट के रूप में, क्रिटिक के रूप में, एसेइस्ट के रूप में, ड्रामेटिस्ट के रूप में? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, पोइट के रूप में।
हु इज़ द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेस? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस के लेखक का नाम आपको बताना है। जॉन मिल्टन, शेक्सपियर, गाल्सवर्दी या वर्ड्सवर्थ? तो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ। फिर 115, इन विच ईयर द प्रेल्यूड आर पब्लिश्ड? प्रेल्यूड कब पब्लिश हुआ साहब? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है बी, 1850 1850 में प्रेल्यूड जो है उसका पब्लिकेशन हुआ विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद। चलिए आगे अगला क्वेश्चन आपका आगे 116, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इकोटिस्टिकल सबलाइम? किसने वर्ड्सवर्थ साहब को इकोटिस्टिकल सबलाइम कहा? ऑप्शन आपका है डी, कीट्स साहब। जॉन कीट्स ने विलियम वर्ड्सवर्थ साहब को इकोटिस्टिकल सबलाइम कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, हु इज कॉल्ड द एसेइस्ट पर एक्सीलेंस? किसको एसेइस्ट पर एक्सीलेंस कहा जाता है साहब? तो अगर एसेइस्ट की बात करें तो पीजीटी में अगर सबसे बड़ा एसेइस्ट आपके सिलेबस में है तो वो है चार्ल्स लैम। तो इसलिए आप आँख बंद करके चिन्ह लगा दीजिए। लैम साहब, फ्रांसिस बेकन साहब आपके सिलेबस में नहीं हैं। अर्नल्ड साहब एक क्रिटिकल एसेइस्ट हैं, तो लैम साहब को कहा जाता है एसेइस्ट पर एक्सीलेंस। 118, हु इज़ द राइटर ऑफ द एडवेंचर ऑफ यूलिसस? एडवेंचर ऑफ यूलिसस के लेखक का नाम आपको बताना है। चार्ल्स लैम, मैरी लैम, बोथ या नन? तो देखिए अगर यूलिसस पोएम पूछ ली जाए तो नाम है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, लेकिन एडवेंचर्स ऑफ यूलिसस अगर पूछा जाए तो नाम होगा ऑप्शन ए, चार्ल्स लैम। चलिए नेक्स्ट 119, हु रोट द पोएम द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम? किस राइटर ने पोएम लिखी द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम? कॉलरेज, टेनिसन, ब्राउनिंग, शेली? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, शेली। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, चार्ल्स लैम अडॉप्टेड द नेम इलिया, विच वाज दैट ऑफ? चार्ल्स लैम साहब ने अपना नाम रखा इलिया। क्या थे इलिया? एन इंग्लिश बैंकर, हिज ओल्ड स्कूल मास्टर, हिज ब्रदर, एन इटालियन क्लर्क एट द साउथ सी हाउस? तो भैया चार्ल्स लैम साहब जिस ऑफिस में वर्क किया करते थे वहीं एक इटालियन क्लर्क काम किया करते थे जिनका नाम था इलिया, वहीं से वो उन्होंने प्रभावित होकर अपना नाम रख लिया इलिया। 21 नंबर, शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेस ऑल टुगेदर डील विद ए पीरियड ऑफ? शेक्सपियर साहब के हिस्ट्री प्लेस, हम जानते हैं शेक्सपियर साहब ने हिस्ट्री प्लेस लिखे हैं, वह कितने वर्षों की स्टोरीज दिखाते हैं? 1000 वर्षों की, 700 वर्षों की, 450 वर्षों की या 350 वर्षों की? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, 350 ईयर्स बिफोर एलिजाबेथन एज। नंबर 122, शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज ए? 122 क्वेश्चन, शेक्सपियर साहब का प्ले टेम्पेस्ट है, ट्रेजिडी है, कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमेडी है या हिस्ट्री प्ले है? तो साहब टेम्पेस्ट हुआ, मर्चेंट ऑफ वेनिस हुआ, ये सब क्या हैं? ट्रेजी कॉमेडी। आगे बढ़ते हैं। द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे एज, एक आया था क्वेश्चन द फादर ऑफ ऐसे मोंटेग्ने साहब, और फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे पूछ लिया जाए तो बेकन साहब। ऑप्शन बी राइट आंसर। 124, हु रोट टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन ए प्लेयर्स हाइट अबाउट शेक्सपियर? किसने लिखा शेक्सपियर के लिए टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन ए प्लेयर्स हाइट? बेन जॉनसन, फिलिप सिडनी, रॉबर्ट ग्रीन या क्रिस्टोफर मार्लोव? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ग्रीन साहब। लास्ट क्वेश्चन है आज आपका, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स हु स्पीक दीज लाइन्स? ये लाइन किसने कही है साहब? ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स। तो भैया लाइन है विलियम शेक्सपियर साहब की और प्ले का नाम है एज यू लाइक इट। तो ये 125 क्वेश्चन मैंने आपको दिए और मैं पूर्ण आशा के साथ कहता हूँ इसमें कई क्वेश्चन आपको 18 तारीख का जो आपका पेपर है उसमें मिलेंगे। बस आप ध्यानपूर्वक अंत तक मेरे वीडियो को देखें, और यदि आपने मेरे वीडियो को देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।